हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के 4th चैप्टर को करने वाले हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें ह्यूमन आई को डिलीट कर दिया गया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस बार जो नया सीबीएसई का सिलेबस है उसमें ह्यूमन आई नहीं है, सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड है। तो सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, और आप इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। इसी एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो कलरफुल वर्ल्ड जो है, तो आप हर दिन अपने आसपास सराउंडिंग में इस कलरफुल वर्ल्ड को देखते हैं। जैसे कि आप स्काई में देखते होंगे तो उसका ब्लू कलर आपको दिखता होगा, ब्लू कलर जैसा। फिर वैसे ही ग्रास या प्लांट्स जनरली कौन से कलर के होते हैं, उनके पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं। आप कभी अगर फ्लाइट से सफ़र किए होंगे तो आसमान का कलर, या ऐसे भी आप कभी देखे होंगे आसमान में, तो वो ब्लू कलर का अपीयर होता है। और प्लांट्स तो आप देखते ही हैं, ग्रास आप देखते होंगे या पत्ते देखते होंगे, पेड़ों के पत्ते सब ग्रीन कलर के होते हैं। और गुलाब का फूल आपने देखा होगा, रेड कलर का होता है ये, राइट। और भी सनफ्लावर देखिए येलो कलर का होता है। जिधर सूर्य का आसमान में जिधर सूर्य होता है उसी डायरेक्शन में जिधर आसमान में सूर्य होता है ये सनफ्लावर उसी डायरेक्शन में रहता है। और जैसे जैसे सूर्य का डायरेक्शन चेंज होता है ये सनफ्लावर भी अपना डायरेक्शन ऐसे चेंज करते रहता है, अपना मूवमेंट। तो इसे भी आपने देखा होगा। फिर अलग अलग कलर के आपने बर्ड्स देखे होंगे। फिर और क्या कलरफुल, आप शॉपिंग मॉल में जाते होंगे तो वहाँ पे अलग अलग कलर के टी शर्ट्स या शर्ट्स देखते होंगे आप। उनमें से आपको जो पसंद होता होगा वो आप खरीद लेते होंगे। तो आप अपने हर दिन के लाइफ में बहुत सारे कलर्स को देखते हैं। जैसे यहाँ कार्स देखिए, बहुत सारे व्हीकल्स हैं और ये अलग अलग कलर के हैं। रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है, ब्लू कलर का है कि नहीं। आप अपने किचन में जो गैस बर्नर होता है उसमें उसको ऑन करते होंगे तो उससे ब्लू कलर का लाइट आता हुआ दिखता होगा। तो इस दुनिया में जो भी चीज़, इस वर्ल्ड में जिसका भी 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर है वो कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि वो कितने ज़्यादा टेम्परेचर पे है। तो वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट कलर को इमिट करता है। तो ये बर्नर ब्लू कलर के लाइट को इमिट कर रहा है। वैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हम देखें तो ये वाइट कलर के लाइट को इमिट करता है। तो वाइट कलर का लाइट वो सारे 7 कलर्स का मिक्सचर होता है, इसीलिए जब सातों कलर मिल जाएंगे तो वो वाइट अपीयर होते हैं। तो ये सारे अलग अलग कलर क्यों अपीयर होते हैं, मुझे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कलर अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं हमें? क्योंकि उनसे आने वाला लाइट उन पे गिरता तो वाइट लाइट ही है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक कौन सा लाइट आता है वो उनके स्किन के कलर पे डिपेंड करता है। तो 7 कलर में से, जैसे कि अगर एक पैरोट रेड कलर का मुझे दिख रहा है तो यानी उसके शरीर पे वाइट कलर गिरा होगा, लाइट जो भी आया होगा वाइट कलर का, लेकिन उसने बाकी के 6 कलर को एब्जॉर्व कर लिया होगा और रेड कलर को एब्जॉर्व नहीं किया गया होगा। उसके स्किन में ऐसा बनावट होगा कि रेड कलर का वेवलेंथ को एब्जॉर्व नहीं कर पाया होगा। इसलिए हमारी आंखों तक वाइट लाइट उस पर पड़ता है सब, लेकिन आंखों तक आता है वाइट लाइट, बाकी के कलर को वो एब्जॉर्व कर लेता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे किसी पर्टिकुलर कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो उसी कलर को रिफ्लेक्ट करता है। और जैसे ये मेरा टी शर्ट ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सारे कलर को एब्जॉर्व कर ले रहा है, किसी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। ये वाइट कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, वाइट कोई चीज़ क्यों दिखाई देता है? अगर वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दे तो आपकी आंखों तक वो 7 कलर पहुंचेगा, तो आपको उसका मिक्सचर दिखेगा, वाइट दिखेगा, पूरा वाइट कलर। और ये ब्लैक दिख रहा है यानी सारे कलर को एब्जॉर्व कर लेता है। तो ब्लैक सारे कलर को एब्जॉर्व करता है, वाइट सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। और रेड कलर है वो 6 कलर को एब्जॉर्व करता है और खाली रेड रिफ्लेक्ट करता है। कोई ग्रीन कलर का दिख रहा है यानी कि उसके स्किन में ऐसा प्रॉपर्टी है, या उस पार्टिकल में या उस बॉडी में ऐसा प्रॉपर्टी है कि खाली ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी के 6 कलर को एब्जॉर्व कर ले रहा है, इसीलिए वो ग्रीन दिखाई दे रहा है। ओके। तो अब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो होते हैं ना, उनके वेवलेंथ अलग अलग होते हैं। तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही कोई ऑब्जेक्ट एब्जॉर्व करता है पर्टिकुलर कलर को और दूसरे कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये वेवलेंथ क्या होता है, आइए देखते हैं। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रैवल करने के लिए। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ ट्रांसवर्स वेव भी है,
मतलब ये क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाता है। कंप्रेशन रेयरफैक्शन नहीं होता है। साउंड जब ट्रेवल करता है तो हवा में प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज कराता है, और वही प्रेशर वेरिएशन ईयर ड्रम तक आता है आपके। लेकिन लाइट प्रेशर वेरिएशन नहीं कराता है, ये क्रेस्ट और ट्रफ बनाता है, मतलब पिक्स और वैलीज बनाता है। तो टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, उस डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। ये ट्रफ से दूसरे ट्रफ को भी मिलाएंगे ना, मतलब वैली जो नीचे गड्ढा जैसा आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, ये वाला एक और एक ये वाला, इन दोनों के बीच गैप जो है ये हॉरिजॉन्टल जो मैंने ड्रॉ किया है, इसी को वेवलेंथ बोलते हैं। समझ गए ना वेवलेंथ क्या है लाइट का। तो रेड कलर के लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा किसका वेवलेंथ होता है? रेड कलर के लाइट का। तो जिस कलर के लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसको एब्जॉर्व करना ऑब्जेक्ट के लिए उतना ही मुश्किल होगा। इसीलिए ट्रैफिक लाइट के लिए रेड कलर यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब फॉग होता है या सिग्नल को दूर तक भेजना होता है हमें, तो रेड कलर का लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो ट्रैप नहीं होता है। मतलब एक वेव ऐसा बनाया तो दूसरा अगली बार इतना हाइट पे बनेगा, और छोटा वेवलेंथ वाला ऐसे से बनेगा, ऐसे से ऐसे। तो ये ट्रैप हो जाता है किसी मॉलिक्यूल में या वाटर मॉलिक्यूल में, ट्रैप कर लेगा उसको वाटर। लेकिन ज़्यादा वेवलेंथ वाला ऐसे होगा तो वो स्किप करके निकल सकता है, उस पार्टिकल को स्किप करके निकल सकता है, टकराएगा नहीं उससे। तो वो ट्रैप नहीं होगा तो दूर तक सिग्नल जाएगा। बीच में जो एयर पार्टिकल्स हैं वो उसे एब्जॉर्व या स्कैटर नहीं कर पाएंगे, वो इजीली उसको स्किप करके चला जाएगा जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो रेड कलर का लाइट ट्रैफिक में क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ये इसका आंसर है। तो वेवलेंथ होने से वो रेड कलर के लाइट से सिग्नल देने पे वो सिग्नल बीच में एयर मॉलिक्यूल उसको रोक नहीं पाते हैं, डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, वो एयर पार्टिकल्स को स्किप करके और दूर तक चला जाता है। इसीलिए रेड कलर के लाइट को सिग्नल के रूप में यूज करते हैं। तो फर्स्ट इसमें टॉपिक हमारा क्या आ गया है? ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ये प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेज एंड 2 ट्रायंगुलर बेस। मतलब प्रिज्म में क्या होगा? 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होगा और 2 ट्रायंगुलर होगा। इसमें कौन कौन सा रेक्टेंगुलर है, कौन सा ट्रायंगुलर है, देखिएगा। तो ये वाला एक ट्रायंगुलर है और पीछे छुपा हुआ है ट्रायंगुलर है, वो है कि नहीं। और रेक्टेंगुलर 3 है, एक ये और एक 2 उस साइड में, और एक बेस है, देखिए बेस, ये तीसरा। 3 है ना रेक्टेंगल वाला, और ट्रायंगुलर 2 है। एक ट्रायंगुलर वाले को मैं ए और बी बोलता हूँ, तो ए, और ये पीछे जो है पीछे की तरफ वो बी। तो इस प्रिज्म को आप देख सकते हैं, इसमें कितना रेक्टेंगुलर है और कितना ट्रायंगुलर है, एक बार फिर से देख लीजिए आप। 3 रेक्टेंगुलर है सरफेस, 2 साइड में है ऐसे, और एक नीचे से ऐसे है कि नहीं 3। और ये रेक्टेंगुलर 3 हो गया, और ट्रायंगुलर जरा देखिए कितना है, एक इधर से है और एक सामने से है, ऐसे 2 है ना, 2 ट्रायंगुलर है। तो टोटल कितने फेसेस होते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म में? टोटल 5 फेसेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर। अब एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते हैं? तो ट्रायंगुलर प्लेन जितना एंगल बनाता है ना उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ट्रायंगुलर पार्ट जितना बनाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, या इसको भी एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। तो एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे किसको? हो सकता है कि तीनों अलग 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 एंगल हो, तीनों एक भी हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोला जाएगा? तीनों अलग अलग हो जाएगा तो वो लाइट पे डिपेंड करेगा कि लाइट किधर से एंटर होकर किधर निकल रहा है। जैसे अगर लाइट, देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर लाइट इधर से एंटर हो गया और रिफ्रैक्शन होने के बाद इधर से निकला, तो कौन कौन से 2 फेस इन्वॉल्व हैं? तो एक 1 वाला ये फेस इन्वॉल्व है मेरा रेक्टेंगुलर, और दूसरा ये वाला इन्वॉल्व है जो रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इन दोनों रेक्टेंगुलर फेस से जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे आप देखिए जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। मतलब यहाँ वाले एंगल और यहाँ वाले एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं बोलेंगे। वो डिपेंड, लाइट का रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ से हो रहा है, तो ऊपर वाले दोनों से 1 और 2 से हो रहा है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये होगा, ये थीटा जो मैंने लिखा है ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। लेकिन अगर इसको किसी ने उल्टा कर दिया ऐसे, मतलब ये दोनों फेस इन्वॉल्व हैं, ये और ये, जहाँ पे मैंने एंगल, तो इसको एंगल ऑफ प्रिज्म लेंगे कब? जब लाइट इधर आया और इधर से निकल गया नीचे से, मतलब जो बेस है, ये साइड से लाइट आया और बेस से निकल गया, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, ऊपर वाला नहीं कहलाएगा। तो एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलना है, पता चल गया आपको कि लाइट किधर से एंटर कर रहा है और किस फेस से निकल रहा है। उन दोनों रेक्टेंगुलर फेसेस
का जितना इंक्लिनेशन है एक दूसरे के साथ उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलना है। क्लियर हो गया ये। अब इस प्रिज्म में जब लाइट एक तरफ से एंटर करता है, एक फेस से एंटर करता है और दूसरी तरफ निकलता है जब वो लाइट, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इमर्जेंट मतलब जो फाइनली निकल रहा है, इसमें कुल मिला के कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, कितने बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 बार हो रहा है। एक बार लाइट एंटर करते समय, देखिए मैं इधर रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, एंटर कर रहा है लाइट एंटर करते समय, और एंटर करने के बाद एक रिफ्रैक्शन हुआ, कौन से फेस पे हुआ, ए बी पे हुआ, ए बी। और फिर जब बाहर निकलेगा तो फिर से रिफ्रैक्शन एक बार होगा, कौन से सरफेस पे, एसी पे होगा। तो कितना रिफ्रैक्शन हुआ, 2 रिफ्रैक्शन हुआ। तो प्रिज्म में 2 रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो 2 रिफ्रैक्शन होने के बाद मैंने लाइट को तो भेजा था सीधा, ऐसा देखिए भेजा था मैंने लाइट को, स्ट्रेट भेजा था। इसको जाना चाहिए था इधर, मतलब घर से आपको भेजा गया कि जाओ बेटा सब्जी लेकर आओ, ऐसे आपके डैडी ने आपको भेजा, सब्जी लेने के लिए भेजा बाहर। आप घर से बाहर गए, बीच में प्रिज्म मिल गया आपको रास्ते में, प्रिज्म आपका दोस्त है, बोला कि चलो यार थोड़ा इधर उधर घूम के आते हैं। तो आप इधर रास्ते में भटक गए, अपने रास्ते को इधर चले गए, एक दोस्त मिला आपको। तो फिर एसी मिला, ए बी मिला, वो आपको डाइवर्ट कर दिया इधर। फिर एसी मिला, बोल ये कहीं और लेके चला गया कि अरे चलो ना एक देख कर आते हैं, एक चौक चौराहे पे थोड़ा घूम कर आते हैं, किसी से मिलना है। तो वो एसी की तरफ आकर और आपको कहीं और लेके चला गया। तो आपको घर से आपके पिताजी ने भेजा था सब्जी लेने, यानी आपको सीधे जाना चाहिए था मार्केट, और आप इधर घूम घूम कर ए भी आपको डाइवर्ट कर दिया, एसी भी डाइवर्ट कर दिया आपको, और चले गए इधर। जाना चाहिए था कहाँ, चले गए कहाँ। तो कितना आप स्ट्रेट लाइन से जिधर जाना चाहिए था, जिस लाइन के अलॉन्ग, उससे कितना घूम गए, ऐसे बेंड कितना कर गए। इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। मतलब आप डेविएट कर गए अपने रास्ते से। समझ गए ना एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। फिर से मैं एक बार इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको क्लियर करके ये देखिएगा क्या है एंगल ऑफ डेविएशन। जाना था इधर, सीधे जाना था, लेकिन ये दोस्त लोग भटका दिया रास्ता, एक दोस्त इधर भटका दिया। तो जो फाइनली जो आप भटके, दूसरे दोस्त ने आपको जिधर डाइवर्ट किया, उस रे को इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो फाइनल इमर्जेंट रे को पीछे ट्रेसिंग कीजिए, बैकवर्ड ट्रेसिंग, ऐसे पीछे की तरफ। तो ये जो एंगल बना ना, इसी को डेविएशन एंगल बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, एग्जाम में आएगा डेविएशन एंगल के बारे में। तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया, कितना आसान है एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। अब जब मान लीजिए बहुत सारे वाइट लाइट, मतलब वाइट लाइट क्या है, बहुत सारे लाइट का कॉम्बिनेशन है। तो वाइट लाइट इधर से एंटर किया, एक इधर से जा रहा था वाइट लाइट। वाइट लाइट मतलब आपके सोसाइटी में रहने वाले 7 बच्चे हैं, रेड ब्लू विवियोर कलर के, वायलेट ग्रीन येलो रेड ब्लू, सारे कलर के 7 कलर के लड़के हैं। मतलब आपके मोहल्ले में 7 लड़के हैं और सातों का कंबाइंड नेम वाइट है। तो ये सारे लड़कों को पापा ने भेजा कि जाओ बाज़ार से सब्जी लेकर आओ। तो आप रास्ते में जा रहे थे। तो अब ये ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या है, आप लोग को डाइवर्ट करने के लिए है। मतलब इधर ये ट्रायंगुलर प्रिज्म में सातों गए, सातों को कुछ कुछ दोस्त मिले। तो इसमें से ज़्यादा डाइवर्ट कौन होगा पाथ से अपने, ज़्यादा डाइवर्ट कौन होगा। तो ज़्यादा डाइवर्ट इसमें वो होगा जिसका वेवलेंथ कम होता है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे छोटा छोटा वेवलेंथ है, छोटा छोटा, उसके छोटे छोटे से ख्वाब हैं। उसको थोड़ा सा भी किसी ने बोल दिया कि चल तेरे को मैं समोसा खिलाऊंगा, तो वो पूरा डाइवर्ट होके चला जाएगा उधर। लेकिन जिसके बड़े ख्वाब हैं, जिसका बड़ा वेवलेंथ है, तो उसको बोलेगा चल तेरे को समोसा खिलाऊंगा उधर चल, तो बोलेगा अरे नहीं जाऊंगा मैं, मुझे पापा ने बोला है कि डाइवर्ट नहीं होना है, सीधे चलना है। तो वो कम डाइवर्ट होगा, रेड वाला कम डाइवर्ट होगा, क्योंकि रेड वाले का वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब उसका ज़्यादा डिमांड है। तो फिर भी रेड वाला थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, उसको बोलेगा कि चलो ना समोसा खिलाएंगे, तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन उसमें आएगा, उसको थोड़ा गुलाब जामुन ये सब ज़्यादा मिलेगा, तब डाइवर्ट होगा वो। तो रेड वाला में क्या आएगा, कम आएगा डाइवर्जन। और जो ज़्यादा वेवलेंथ वाले हैं, जैसे कि ब्लू कलर, वायलेट कलर, इंडिगो कलर, ये तो एक समोसा का नाम सुनेगा इसके मुंह में पानी आ जाएगा। वो बोलेगा कि सब्जी गया भाड़ में, चल मैं तेरे साथ अभी चलता हूँ समोसा खाने। वो पूरा डाइवर्ट हो लेगा।
तो सातों लोग निकले थे, लेकिन ये इंडिगो कलर हो गया, वायलेट कलर हो गया, रेड वायलेट कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ये सब का वेवलेंथ कम था, छोटा छोटा वेवलेंथ था, छोटा छोटा ख्वाब था इसका। ये सब डाइवर्ट हो गए, एक समोसे के नाम पर डाइवर्ट हो गए। और जो घर से भेजा गया था कि सीधे जाना रहे, इधर उधर घूमना नहीं है, सीधे जाना था, वो कोई भी नहीं गया, सब डाइवर्ट हो गए। लेकिन रेड कम डाइवर्ट हुआ था, उसका वेवलेंथ ज़्यादा था, वो तो स्किप करके निकल गया। और ये इंडिगो, वायलेट और कौन, ब्लू, ये सब ज़्यादा डाइवर्ट हो गए, इनके छोटे छोटे वेवलेंथ थे। तो आप देखें कि गए थे तो वाइट, लेकिन सब डाइवर्ट होके अब एक कम डाइवर्ट हुआ तो वो सीधे निकल गया, ज़्यादा डाइवर्ट होने वाले इधर चले गए, तो सबका एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, अलग आया। तो जब बाहर निकलेंगे तो सब अलग अलग, एक ही रास्ते पे गए थे लेकिन सब अलग अलग रास्ते पे हो जाएंगे। जब आप एक रास्ते पे गए और सब थोड़ा थोड़ा डेविएट हो गए, तो बताइए जो कम डेविएट हुआ वो आगे ऐसे गया, जो ज़्यादा डेविएट हुआ वो इधर गया, और ज़्यादा डेविएट हुआ इधर गया, तो सातों अलग अलग होकर निकले। तो इस फेनोमेना को, नेचर में इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, तो द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये क्यों होता है, रीज़न क्या है डिस्पर्सन का, तो इसका रीज़न है द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर आर डिफरेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर डिफरेंट कलर्स, वेवलेंथ, कलर मतलब वेवलेंथ, तो डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होता है, तो अलग अलग कलर को अलग अलग डाइवर्ट करता है। जो आइडियल लड़का रहेगा वो कम डाइवर्ट होगा, और जो आपकी तरफ रहेगा कि एक समोसा के नाम पे ही डाइवर्ट हो जाएगा, तो वो ज़्यादा डाइवर्जन होगा उसमें, तो ज़्यादा वेवलेंथ वाले का डाइवर्जन कम होता है। तो इस तरह से सारे अलग अलग वाइट लाइट भेजने पे अलग अलग कलर में वो अलग अलग कलर में वो स्प्लिट हो जाते हैं, और इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है कि नहीं। तो अभी वो सातों आप लोग दोस्त क्या हुए थे, अपने अपने रास्ते से भटक गए थे। अब घर से भेजा गया था सब्जी लेने के लिए, तो अब क्या होगा, अब उसको फिर से वापस मार्केट, सब्जी मार्केट भेजने के लिए रास्ते में कोई छड़ी लेकर आएगा। मतलब ये एक दोस्त था, ये प्रिज्म ऐसा दोस्त था जो आपको भटका दिया, रास्ते से जा रहे थे सीधा, ये सबको इधर इधर घुमा दिया। लेकिन एक और दोस्त होगा जो इसका एकदम अपोजिट होगा, वो दोस्त आप लोगों को याद दिलाएगा इधर, ये दूसरा प्रिज्म क्या है, उल्टा है, पहले वाले का उल्टा है, ये याद दिलाएगा कि अभी किधर जा रहा है उधर, तुम लोग को घर सब्जी लेने के लिए भेजा गया था ना, चलो सीधे रास्ते पे। तो वो वापस जो सातों लोग बिखर गए थे उसको एक ही रास्ते पे ले आएगा। तो अगर दो प्रिज्म को आप उल्टा उल्टा करके रखते हैं, तो एक प्रिज्म वाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट करेगा, तो दूसरा जो उल्टा रखा हुआ है वो 7 को कंबाइन करके वापस वाइट लाइट बना देगा, यानी उसी रास्ते में उसको अलाइन कर देगा। मतलब स्प्लिटेड कलर फिर से वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, है कि नहीं। अब दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, द रेनबो। तो रेनबो में भी यही होता है, रेनबो में एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेज हैं, और कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं। उनमें जब रेनफॉल होता है तो कुछ रेन का पार्टिकल्स यानी एयर के मॉलिक्यूल्स कुछ उस ट्रैप हो जाते हैं वो गैस मॉलिक्यूल में, या डस्ट पे चिपक जाते हैं, हवा में डस्ट उड़ रहा है वो सब पे चिपक जाता है। तो सनलाइट उस पर जब पड़ता है, सनलाइट, तो वाटर स्फेरिकल स्फेरिकल जैसा ड्रॉप रहता है, तो स्फेरिकल जैसा वो वाइट कलर का सनलाइट वाइट कलर ही भेज रहा है, लेकिन वो अलग अलग भटकेंगे, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो कम भटकेगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा वो रास्ते से भटक जाएगा। तो वो भटकने के चक्कर में वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो जाता है वहाँ, जैसे प्रिज्म में हुआ था, और इसी के कारण हमें रेनबो दिखाई देता है। तो रेनबो दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं प्राइमरी और एक को बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। तो आइए दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं ये। तो प्राइमरी रेनबो किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें आपको रेड ऊपर दिखाई देगा, ज़्यादातर प्राइमरी ही दिखाई देता है, कभी कभी सेकेंडरी आप देखते हो, मतलब एक रेनबो रहेगा और उसके पीछे थोड़ा सा दूसरा भी दिखाई देता है, लेकिन पीछे वाला थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा ऊपर, आप देखेंगे तो सेकेंडरी कभी कभी दिखाई देता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे कैसे बनते हैं ये दोनों, आइए देखते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, तो कब प्राइमरी बनेगा कब सेकेंडरी बनेगा देखते हैं। तो जब सनलाइट आएगा वाटर ड्रॉपलेट में, और सबसे पहले उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, वो एंटर करेगा इसमें, रिफ्रैक्शन होने के बाद एक TIR होगा, और फिर दूसरा रिफ्रैक्शन होगा।
मतलब दो रिफ्रैक्शन मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। प्राइमरी में क्या होता है, जब इधर से इधर आया तो एक क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ लाइट का, तो एक लाइट इधर से देखिए आया, वाइट लाइट आया ये। अब इसका डिस्पर्जन हुआ लाइट का। डिस्पर्जन में ओबियसली रिफ्रैक्शन भी होता है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है वो, तो रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्जन एक साथ होता है दोनों। तो पहली बार लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पे TIR हो गया। TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया होगा, इसीलिए ये इधर ही बेंड हो गया, उधर बाहर नहीं निकल पाया पेनिट्रेट करके। फिर इस सरफेस पे आएगा तो एक बार और रिफ्रैक्शन हुआ। तो जब दो बार रिफ्रैक्शन हो और एक ही बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो TIR, तो प्राइमरी रेनबो बनता है। मतलब उस केस में ऊपर वाला आपको पार्ट रेड दिखाई देगा। लेकिन जब गलती से दो बार TIR हो जाए, रिफ्रैक्शन तो दो ही बार हो, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी दो बार हो जाए, देखिए एक बार हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दो बार हुआ है, तो टोटल 4 टाइम्स हो रहा है टोटल फेनोमेना जितना इन्वॉल्व है। तो प्राइमरी कब बनेगा, जब एक TIR और दो रिफ्रैक्शन होगा। और सेकेंडरी कब बनेगा, मतलब वायलेट ऊपर दिखाई देगा, रेड नीचे कब दिखाई देने लगेगा, ये वाला सेकेंडरी है। जब दो TIR दो रिफ्रैक्शन, याद रहेगा एग्जाम में लिख देंगे ना, दो TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दो रिफ्रैक्शन, ऐसा हुआ तो सेकेंडरी रेनबो। और दो रिफ्लेक्शन और एक ही TIR हो तो प्राइमरी रेनबो फॉर्म होगा। क्लियर है। इसके अलावा प्राइमरी रेनबो किसको बोलेंगे, तो आप देखिएगा जब भी रेनबो फॉर्म होगा तो अगर उसके ऊपर का टॉप वाला कलर रेड होगा और नीचे वाला कलर वायलेट होगा तो समझिएगा प्राइमरी है। और ऊपर वाला कलर अगर आपको वायलेट दिखाई दे, नीचे रेड दिखाई दे, नीचे रेड दिखाई दे, तो समझिएगा कि सेकेंडरी रेनबो फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, ये बताइए। स्टार जो तारे हैं टिमटिमाते क्यों है, वो एक जैसे लाइट हमेशा क्यों नहीं देते हैं, उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि स्टार बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है अर्थ से, तो वहाँ से जब लाइट आता है तो अर्थ से और उस स्टार तक मीडियम एक जैसा नहीं होता है, डेंसिटी चेंज होता है मीडियम का। अर्थ के पास में ज़्यादा डेंसिटी होता है, डेंसर मीडियम, लेकिन आगे चल के तो वैक्यूम भी रहता है, ऊपर एयर है ही नहीं ऊपर में, है कि नहीं। तो मीडियम कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना मीडियम। तो मीडियम चेंज होने से जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो क्या वो लाइट बेंड हो जाएगा, बिल्कुल बेंड होगा। कैसे बेंड होता है, रूल भी पता है आपको बेंडिंग का, कि रेयर से डेंसर में जाएगा, डेंसर में जाएगा तो दूर नहीं जाएगा, पास आएगा। उल्टा याद रखना है कि जब लाइट डेंसर में एंटर करेगा, रेयर से आ रहा है और डेंसर में एंटर कर रहा है, तो डेंसर डी मतलब डेंसर, डी मतलब दूर, लेकिन दूर नहीं जाना है, पास आना है उसको, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो रेयर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाता है। तो देखिए ऊपर जहाँ स्टार है उधर तो स्पेस में वैक्यूम भी है, तो स्टार से लाइट आ रहा है, दिखेगा ना ऐसे लाइट आया, यहाँ पे मैं रेड से दिखा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही नीचे आया डेंसिटी बढ़ गया तो वो सीधे नहीं जा पाएगा, नीचे की तरफ बेंड कर जाएगा। ये डॉटेड लाइन मैंने वर्टिकल वाला नॉर्मल बनाया तो ये बेंड कर गया, और नीचे आया तो और डेंसिटी बढ़ा। अर्थ के जितने नीचे आते हैं उतना डेंसिटी ज़्यादा होता है गैसियस मॉलिक्यूल या एयर मॉलिक्यूल्स का, तो ये नीचे आते समय बेंड होते आ रहा है, बेंड हो होकर हमारी आंखों तक आया। तो जब मैं यहाँ से देखूँगा उस स्टार को तो वो स्टार से लाइट थोड़े आया, वो तो लाइट ऐसे घूम कर आया है। तो घूम कर आया है तो मुझे क्या लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो हम स्ट्रेट लाइन में देखेंगे कि अरे ये तो स्टार यहाँ है, एपरेंट स्टार पोजीशन जहाँ पे मैंने लिखा है एपरेंट स्टार पोजीशन। तो ये एपरेंट स्टार पोजीशन यहाँ है, जबकि एक्चुअल में स्टार यहाँ पे था। अब फिर कुछ देर के बाद क्या होगा, एटमॉस्फेयर में लगातार चेंजेज आते रहते हैं, वो डेंसिटी एकदम एक जैसा नहीं होता है। अभी जहाँ का डेंसिटी 5 था वहाँ का डेंसिटी कुछ टाइम में 4 हो जाएगा, जहाँ का 4 था वहाँ हो सकता है 3 हो जाएगा। तो डेंसिटी वेरिएशन आया तो इस बार अलग तरह से बेंडिंग होगा। तो ये डेंसिटी में इतना जल्दी जल्दी वेरिएशन होता है, उसको 1 सेकेंड के बाद डेंसिटी चेंज हो जाता है, मतलब डेंसिटी में वेरिएशन आ जाता है। तो ये एक बार इतना बेंड हुआ था, अगली बार हो सकता है कि ये थोड़ा सा इतना बेंड होगा, अगली बार हो सकता है कि वो और ज़्यादा इधर से बेंड होके आएगा। तो हर बार अलग अलग पोजीशन दिखेगा ना स्टार का, तो इतना जल्दी जल्दी उसका पोजीशन चेंज होगा,
वो स्टार कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे ऐसे दिखेगा। तो वो मुझे एक जगह कांस्टेंट लाइट नहीं देकर टिमटिमाता हुआ दिखेगा, ट्विंकलिंग स्टार दिखेगा। क्लियर? तो ट्विंकलिंग स्टार का दो कॉज है, एक तो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर और दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ दैट स्टार। उसका इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा होता है, कम ज़्यादा होता है, डिम ब्राइट होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी का लेयर है वो मान लीजिए 10 किलोमीटर तक है, कुछ देर के बाद 10.1 किलोमीटर होगा, कुछ देर के बाद 9.9 किलोमीटर होगा, उसका लेयर भी कम ज़्यादा होता है। तो एक लाइट को अगर इतने थिक ग्लास से पास करेंगे तो उधर इंटेंसिटी जितना जाएगा, ज़्यादा मोटे ग्लास से पास करेंगे तो उधर निकलते निकलते उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। तो स्टार से जो लाइट आ रहा है, एटमॉस्फेयर के लेयर जितना है उसका कम ज़्यादा होने से लेयर को जब कम हो रहा है तो ब्राइट पहुंच रहा है, और एटमॉस्फेयर का लेयर बढ़ जा रहा है तो हम तक आते आते नीचे आते आते लाइट और डिम हो जा रहा है। तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, और उसका ब्राइटनेस चेंज हो रहा है एटमॉस्फेरिक लेयर के इंक्रीज या डिक्रीज करने के कारण। तो एक ही साथ दो फेनोमेना हो रहा है, उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है स्टार का और उसका ब्राइटनेस भी चेंज हो रहा है। तो इन्हीं दोनों का मिला जुला रूप है कि मुझे वो ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है। फिर नेक्स्ट है पार्ट इसमें कि ये सनराइज और सनसेट के समय मुझे थोड़ा पहले ही, सनराइज से पहले दिख जाता है सूर्य, और सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखते रहता है। मतलब कुल मिला के 4 मिनट तक आप एक्स्ट्रा देख पाते हैं सूर्य को। मतलब सुबह सुबह आप सोचते हैं कि मैं तो सबसे पहले मैंने सूर्य को देखा, तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि सूर्य को जब उदय होता है उससे 2 मिनट पहले ही आप देख लेते हैं, क्योंकि सन से जो लाइट अर्थ पे आ रहा होता है तो रास्ते में उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, तो वो सीधा लाइट नहीं आ पाता है, सीधा मतलब स्ट्रेट देखिए नहीं आएगा। यहाँ से लाइट, सन मान लीजिए यहाँ पे है नीचे, तो यहाँ से लाइट ऐसे बेंड होके अब आप तक आ गया, और आपको दिखेगा कि स्ट्रेट लाइन, हम लोग को तो दिखता है कि स्ट्रेट लाइन, घूमने वाला लाइट नहीं दिखता है किधर किधर घूम के आ रहा है। तो आपको वर्चुअल इमेज दिख जाएगा, एपरेंट पोजीशन सन का दिखेगा और आप खुश हो जाएंगे कि अरे सनराइज हो गया। लेकिन एक्चुअली में वो 2 मिनट के बाद उसका पोजीशन ऊपर आता है, तब आपको वो दिखता है। 2 मिनट पहले उसका इमेज दिखने लगता है, जिसको आप सनराइज बोलते हैं कि सन निकल गया अभी। तो सनराइज से कितने मिनट पहले दिख जाता है आपको? 2 मिनट पहले। वैसे ही सनसेट हो जाता है, मतलब हॉराइजन के नीचे आ जाता है सन, लेकिन उसका लाइट चूँकि ऐसे बेंड होके आ रहा है ऐसे, और हम उसका ट्रेसिंग करते हैं तो मुझे यहाँ सन दिखाई देने लगता है यहाँ, तो जो कि एपरेंट मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, एपरेंट पोजीशन। तो उसका इमेज दिखते रहता है आपको 2 मिनट नीचे जाने के बाद भी सन के। तो कुल मिला के 4 मिनट आप एक्स्ट्रा देख लेते हैं सन को। तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का ये कॉज है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट फेनोमेना है टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है भाई? टिंडल इफेक्ट देखिए क्या हुआ, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? तो जब वाइट लाइट किसी फाइन पार्टिकल पे, मतलब छोटे से पार्टिकल पे पड़ता है, तो वो क्या होता है, वाइट लाइट को स्कैटर कर देता है। स्कैटर मतलब उसको क्या करता है, जैसे एक यहाँ से वाइट लाइट ऐसे आ रहा है, वाइट लाइट, और एक छोटा सा स्मॉल पार्टिकल पे ऐसे पड़ता है, तो वो उसका सब कलर ऐसे अलग अलग हो जाता है। 7 कलर मान लीजिए है उसमें, तो 7 कलर अलग अलग भाग जाता है। मतलब कुल मिला के ये स्कैटर करना, मतलब ये छितराना उसका हिंदी होता है। तो वो छितराता नहीं है लाइट, वो एक्चुअली में वो कलर को एब्जॉर्व कर लेता है वाइट लाइट को, और ये खुद री रेडिएट करता है, राइट, स्मॉल पार्टिकल। अब ये कौन से लाइट को ज़्यादा री रेडिएट करता है, या उसी को बोला जाता है कि स्कैटर कर गया है। तो उस कौन से कलर को ज़्यादा स्कैटर करता है या री रेडिएट करता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट आएगा तो क्या लिखेंगे कि व्हेन स्मॉल पार्टिकल comes in the path of white light, then it absorbs that light and emit 7 colors. This phenomena is called scattering of light. मतलब एक लाइट को लेकर और वो 7 कलर में स्कैटर, मतलब हिंदी होता है इसका छितरा देना, बिखेर देना। तो ये बिखेर देता है 7 कलर में। वाइट बेचारे जमा थे और इस पे आने के बाद बिखर जाते हैं अलग अलग कलर में। तो ये 7 कलर में जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, मतलब वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला एक्चुअल आप देखें तो ऐसे होता है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ4, यानी लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 4th पावर ऑफ लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप बताइए किसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा?
रेड का लैम्डा ज़्यादा है तो उसका स्कैटरिंग कम होगा, जिसका ज़्यादा वेवलेंथ है उसका कम स्कैटरिंग होगा, जिसका कम वेवलेंथ है उसका ज़्यादा स्कैटरिंग होगा। पहले भी हम लोग देखे थे कि जिसका कम डिमांड रहता है एक ही समोसा से वो बहल जाता है, और जिसका ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा वेवलेंथ है, उसका स्कैटरिंग करना, उसको रास्ते से भटकाना बहुत मुश्किल है। तो ये टिंडल इफ़ेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट पड़ने पे वो स्कैटर करते हैं, मतलब वो उसको एब्जॉर्व करके री रेडिएट करते हैं। तो अगर किसी सॉल्यूशन में कुछ हम सॉल्यूट को रखे हुए हैं, एक सॉल्वेंट है जिसमें सॉल्यूट को डिज़ोल्व करके रखे हैं, तो उसके कुछ कुछ पार्टिकल होंगे, कुछ कुछ पार्टिकल जैसे होंगे। जैसे पानी में नमक को मैंने घोल दिया तो उसमें नमक के कुछ पार्टिकल्स मान लीजिए हैं। तो जब मैं इधर से लाइट को भेजूंगा, इधर से लेज़र लाइट को मैंने भेजा, तो या वाइट कलर के लाइट को ही भेजा, तो वो वाइट कलर का लाइट वो पार्टिकल से टकराएगा, तो पार्टिकल क्या करेगा, वो दूसरे कलर के लाइट को रेडिएट करेगा। अब जनरली जो पार्टिकल हम ऑब्ज़र्व करते हैं, या हमारे घरों में आप देखे होंगे कि जो पहले खपड़ा का घर होता था, मिट्टी का घर, उसमें ऊपर खपड़ा होता था और उधर थोड़ा ओपनिंग अगर है तो उसमें से लाइट आता था, तो रास्ते में पार्टिकल से, हवा में डस्ट पार्टिकल जो रहते थे उससे टकराता था, तो उसका पाथ दिखने लगता था कि नहीं, रोशनी आती थी। तो आप भी ऐसे देखे होंगे टिंडल इफेक्ट। जो मिट्टी का मकान होता है या गाय के रखने के लिए मकान रहता है, उसमें लाइट कहीं से ओपनिंग रहता है तो आता है लाइट, तो वो लाइट दिखता है ना वाइट आता हुआ, और उसमें धूल कण ऐसे ऐसे घूमते हुए दिखते हैं। तो वो लाइट आते हैं तो वो धूल कण से टकरा कर और स्कैटर होते हैं, और वो वाइट दिखाई देता है। अलग कलर क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। छोटा पार्टिकल होगा तो वो ज़्यादा प्रिसाइजली स्कैटर करेगा। तो जब भी वाइट लाइट कहीं आता है या कोई भी कलर का लाइट आता है तो पार्टिकल से टकरा कर वो स्कैटर होता है, और इस उस स्कैटरिंग से मुझे उसका पाथ दिखने लगता है कि एक्चुअली में वो तो पार्टिकल्स देखते हैं, तो पार्टिकल्स के कारण मुझे दिखने लगता है कि अच्छा ऐसे ऐसे लाइट आ रहा है, इस रास्ते से आ रहा है, तभी तो यहाँ के पार्टिकल दिख रहे हैं। वहाँ के पार्टिकल नहीं दिख रहे हैं, यानी उधर लाइट नहीं जा रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, इसीलिए यहीं के पार्टिकल दिखते हैं। तो पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है स्कैटरिंग के कारण, और इस विजिबिलिटी ऑफ पाथ वाले फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एग्जाम में क्या लिखेंगे कि जब भी लाइट आ रहा होता है और किसी फाइन स्मॉल पार्टिकल से या किसी सॉल्यूशन से गुजरता है, तो उसके अंदर के पार्टिकल से टकरा कर स्कैटर हो जाता है, जिससे उस लाइट का पाथ दिखने लगता है हमें, और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, वाई स्काई इज़ ब्लू। स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है हमें? तो सन से लाइट जो आ रहा है हम तक, राइट, मतलब सुबह के समय या थोड़ा दिन में या ऐसे नॉर्मल डे में सन से जो लाइट आ रहा है, वो हमारे आसपास सराउंडिंग में डस्ट पार्टिकल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेज हैं। इन सारे गैसेज से वो आकर टकराता है। ये तो कौन से कलर का स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, कौन सा कलर ज़्यादा स्प्रेड होगा चारों तरफ, किसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा? तो उसका ज़्यादा स्कैटरिंग होगा जिसका सर वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि ज़्यादा वेवलेंथ वाला तो स्किप कर जाएगा, छोटा सा पार्टिकल है। ज़्यादा वेवलेंथ वाला आएगा इस निकल जाएगा, इससे टकराएगा ही नहीं। छोटा वेवलेंथ वाला जो होगा वो ज़्यादा स्कैटर होगा। तो छोटे ऐसे भी हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े हैं कि आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा 4, यानी जिसका इन्वर्सली है, यानी लेमडा जिसका कम है उसका ज़्यादा स्कैटरिंग होगा। तो विबग्योर में रेड का तो बहुत ज़्यादा लेमडा है, रेड का तो वेवलेंथ ज़्यादा है, तो रेड का स्कैटरिंग होगा नहीं। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब का स्कैटरिंग होगा। तो उसी का मिला जुला कलर आपको ब्लूइश कलर दिखाई देता है, या ब्लू कलर जैसा दिखाई देता है, क्योंकि रेड, येलो, ऑरेंज ये सब तो मिक्स होके रेडिश कलर देंगे, और नीचे वाले जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब ब्लूइश कलर देंगे। तो जो वेवलेंथ कम वाला है उसका ज़्यादा स्कैटरिंग होता है, इसीलिए कौन सा कलर हम लोग को दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे, जब सनराइज होता है या सनसेट होता है उस टाइम पे आपको कलर, सनराइज और सनसेट के टाइम पे देख लेते हैं कैसा कलर दिखाई देता है ये। हाँ, इधर गया।
सनराइज और सनसेट के टाइम पर सन का कलर, स्काई का कलर नहीं, स्काई का कलर तो ब्लू दिखाई देता है, सन का कलर रेडिश क्यों दिखाई देता है, रेड जैसा दिखता है, दोपहर में थोड़ा वाइट जैसा दिखता है, ऐसा क्यों होता है? तो सनराइज के टाइम में सन का डिस्टेंस अर्थ से ज़्यादा होता है, तो उसका लाइट हम तक आते आते और बहुत सारा लाइट उसका स्कैटर कर जाता है। कौन स्कैटर ज़्यादा करेगा? जिसका वेवलेंथ कम है। तो वायलेट, इंडिगो, ये सब क्या कर जाते हैं? ब्लू स्कैटर कर जाते हैं। हम तक आते आते उस बेचारे का रेड वाला खाली बचता है, क्योंकि रेड कम स्कैटर होता है। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन का डिस्टेंस अर्थ से ज़्यादा है, ज़्यादा होने के कारण वो लाइट हम तक आते आते वो ब्लू वाले कम वेवलेंथ वाले स्कैटर कर जाते हैं, तो हम तक पहुंचता है रेड और येलो और ऑरेंज, ये सब पहुंचता है जिसके वेवलेंथ ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मुझे रेडिश कलर जैसा दिखाई देता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे। और दोपहर में वाइट क्यों देता है? क्योंकि दोपहर के टाइम पे सामने होता है, तो सन का डिस्टेंस सबसे करीब होता है, सन सबसे करीब होता है अर्थ के, तो उस समय उसका हम तक आते आते लाइट कम ही स्कैटर होते हैं और पूरे वो सातों कलर पहुंचते हैं हम तक, इसीलिए वो वाइट जैसा दिखाई देता है दोपहर को। ये क्लाउड वाइट क्यों दिखाई देता है हम लोग को? आप एरोप्लेन में ट्रैवल किए हैं तो वाइट दिखता है, नीचे से भी क्लाउड दिखता है, वाइट जैसा ही दिखता है, तो ब्लू और ग्रीन रेड नहीं दिखता है, क्लाउड रेड दिखता है क्या? नहीं दिखता है, वाइट दिखता है। क्यों? तो सनलाइट जब उस पर पड़ता है तो क्लाउड के बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, राइट। तो बड़े बड़े पार्टिकल होने से वो कलर को, सारे कलर को एक जैसा स्कैटर करता है, सातों कलर को एक ही जैसा स्कैटर करता है वो, राइट। तो इसीलिए हम तक सातों कलर पहुंच जाते हैं। जो छोटा छोटा पार्टिकल होगा ना, छोटा छोटा पार्टिकल एकदम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होगा, वो कम वेवलेंथ वाले को स्कैटर करेगा। कम वेवलेंथ वाले को कौन ज़्यादा स्कैटर करेगा? स्मॉल पार्टिकल। इसके पार्टिकल इतना ज़्यादा लार्ज हैं कि स्कैटरिंग या तो होता ही नहीं है, या होता भी है तो सभी कलर का एक जैसा स्कैटरिंग होता है, तो हम तक वाइट लाइट पहुंचता है। इसीलिए ये क्लाउड का कलर वाइट दिखाई देता है हम लोगों को। तो ऊपर से ये भी बात है कि इसका डिस्टेंस भी पास ही होता है, सन जितना होता है डिस्टेंस, उतना डिस्टेंस पे थोड़ा ही है कि हम तक आते आते सब कलर स्कैटर हो जाएगा, तो जो ज़्यादा वेवलेंथ वाला है रेड वही दिखेगा। ये तो पास में एकदम होता है, तो ये हम तक आते आते स्कैटर ही नहीं कर पाता है, इससे जो वाइट लाइट आता है वो पूरा हम तक पहुंच जाता है। तो सन से जो लाइट आया वो सभी कलर को इक्वली, ये सारे कलर को इक्वली स्कैटर किया और हम तक सारे कलर पहुँचे, इसलिए क्लाउड का कलर हमें वाइट दिखता है। तो इस चैप्टर में तो इतना ही है, लेक्चर हो गया कंप्लीट, सारा चैप्टर का सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। मैं एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता हूँ देखने के लिए कि आपने कितना समझा है इस लेक्चर से। तो जब वाइट लाइट एक प्रिज्म से पास होता है तो वो अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं इस फेनोमेना को? स्कैटरिंग बोलते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ, क्या बोलते हैं इस फेनोमेना को? कि टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होता है तो अपने 7 कलर में स्प्लिट होता है। इस फेनोमेना को क्या बोला आपने? क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग? नहीं, क्या बोला? क्या बोला? फिर से एक बार बताइए। स्कैटरिंग बोल रहे हैं क्या? स्कैटरिंग तो नहीं है। डिस्पर्जन बोले क्या? हाँ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। तो जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास करता है तो 7 कलर में स्प्लिट होने के फेनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब वाइट लाइट फाइन पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स से टकराता है आकर, तब अपने 7 कलर में स्प्रेड हो जाता है, उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से टकराने के बाद जब स्प्रेड होता है 7 कलर्स में, उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। समझ गए? अच्छा, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब स्कैटरिंग किसी स्मॉल कोलोइडल सॉल्यूशन से या डस्ट पार्टिकल से होता है तो उस लाइट का पाथ दिखने लगता है हम लोग को कि इस रास्ते से लाइट आ रहा है। इस फेनोमेना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं? 3 होते हैं क्या कि 5 होते हैं? 5 होते हैं, राइट। कितने ट्रायंगुलर होते हैं और कितने रेक्टेंगुलर होते हैं? तो 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर होते हैं। समझ गए? फिर आज का लास्ट क्वेश्चन कि वेवलेंथ कौन से लाइट का ज़्यादा होता है, कौन से कलर ऑफ लाइट का ज़्यादा होता है? रेड का होता है कि वायलेट का होता है? तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर का होता है और वायलेट का सबसे कम होता है। क्लियर? तो बच्चों, इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब एकदम जाकर आप एनसीईआरटी के या जो भी बुक्स हैं
उनके क्वेश्चन को आप लगाइए और सारे क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे ही करते रहेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे ही कर देंगे बिना कुछ सोचे हुए और बिना किसी मेहनत के आप आसानी से सारे क्वेश्चन का आंसर यूं ही जवाब दे देंगे। और इसके लिए आपको सुबह सुबह उठकर और कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको याद हो गया होगा। तो ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।